हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। एटी स्टडीज। माय नेम इज आदित्य और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा बायोलॉजी का एनसीईआरटी का चैप्टर थर्ड, प्लांट किंगडम। इनके पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा कैसे कैसे कितने सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग किंगडम की क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करी और कोई भी किंगडम अभी तक बेस्ट सूट नहीं कर रहा है। ये जो किंगडम है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिच इज गिवन बाय आर.एच. विटेकर इन द ईयर ऑफ 1969, यही अभी तक सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है और विद ईयर विद फ्यूचर इस किंगडम के क्लासिफिकेशंस के अंदर चेंजेस आते रहेंगे जैसे जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को डिस्कवर करते रहेंगे, राइट। पिछले चैप्टर में हमने 3 किंगडम्स के बारे में डीपली पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे, आने वाले चैप्टर्स के अंदर देखेंगे। तो यस, हम आ गए हैं चैप्टर थर्ड लेके, प्लांट किंगडम। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। आप लोगों को दिक्कत होती होगी इसको याद करने में, लेकिन इसको हम इतना इजी कर देंगे कि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ, राइट। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि कैसे आर.एच. विटेकर ने इन द ईयर ऑफ 1969, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करी थी, इसके अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया और प्लांटे आते थे, राइट। उसी के अंदर हमें किंगडम प्लांटे भी आता था और इस किंगडम प्लांटे को अब ब्रीफली पढ़ने का टाइम आ चुका है, राइट। काफी टाइम पहले फंजाई जो थे, मोनेरा थे, प्रोटिस्टा थे, मतलब इन किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स थे जिनके पास सेल वॉल हुआ करती थी, इनको हमने प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया था। लेकिन धीरे धीरे हमने इसको एक्सक्लूड करना शुरू कर दिया, इसमें से निकालना शुरू कर दिया था, ठीक है, क्योंकि हमने अर्लियर में तो इनको सेम किंगडम में रख दिया था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, लेकिन अब हमने हमने इसको निकालना शुरू कर दिया था। सो साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें, साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी तो बेशक कहते हैं, लेकिन ये असल में एल्गी होता नहीं है। इस चैप्टर में हम लोग एल्गी देखेंगे, ब्रायोफाइट्स, स्टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो कि प्लांटे के अंदर ही आते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन, इन सब के बारे में हम प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे, राइट। इनको स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो एंजियोस्पर्म होता है, विच इज द मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ द किंगडम प्लांटे, उसकी क्लासिफिकेशंस के लिए कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स लाए गए थे, राइट। क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे अर्लीस्ट सिस्टम जो था क्लासिफिकेशन का, वो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, यानी जो ऊपर ऊपर से फीचर्स दिखते थे हमको, उसी के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर दिया करते थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो मेन क्लासिफिकेशन था दैट वाज हैबिटेट, कलर, नंबर एंड द शेप ऑफ लीव्स, यानी जो ऊपर के कैरेक्टर्स थे। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा इट इज मेनली बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दे रखी है कि ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था, ये लिनियस ने प्रोवाइड किया था, साइंटिस्ट का नाम, ओके। लिनियस का हमने पिछले चैप्टर में भी जिक्र किया है, जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोवाइड की थी, वही लिनियस है। इस सिस्टम को हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल सुपरफिशियल कैरेक्टर्स को देखते हैं, जो ऊपर ऊपर से हमको दिखते हैं, उन कैरेक्टर्स को हम लोग देखते हैं। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसकी क्या एक डिमेरिट था, इसका डिमेरिट ये था कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थे उनको भी इन्होंने सेपरेट कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर बेस के ऊपर ये लोग क्लासिफिकेशन करते थे, इसलिए जो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज थी वो सेपरेट हो गई थी। बेसिकली सबसे मेन डिमेरिट था ये था कि आर्टिफिशियल सिस्टम ने इक्वल वेटेज दे दी थी, इक्वल वेटेज दे दी थी बोथ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को सेम वेटेज दे दी थी, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं था। ये एक्सेप्टेबल नहीं था। क्यों ये एक्सेप्टेबल नहीं था? इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं था क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं ये इजिली इफेक्ट हो जाते हैं बाय द एनवायरनमेंट, राइट। यानी सपोज करो ऑटम का सीजन है, तो उसमें पतझड़ का जो सीजन होता है उसमें पत्तियां जो है झड़ जाती हैं, पत्तियां हट जाती हैं, यानी पत्तियां क्या है, एक तरीके का वेजिटेटिव कैरेक्टर ही तो है, राइट। अब वो तो इफेक्ट हो गई, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया था, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज दे दी थी। और वो इक्वल वेटेज देना सही नहीं था क्योंकि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होते, वेजिटेटिव चेंज हो जाते हैं, तो इसको सही नहीं माना गया, राइट। तो इसके बाद एक सिस्टम आया दैट इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। इसके बारे में हमने जिक्र किया था इन चैप्टर फर्स्ट, लिविंग वर्ल्ड, जिसके अंदर हमने हर्बेरियम के अंदर देखा था कि हर्बेरियम वो सारे चीजें फॉलो करता है जो कि सबसे मोस्ट फॉलोड, राइट, मोस्ट फॉलोड जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसे फॉलो करता है, और मोस्ट फॉलोड क्लासिफिकेशन सिस्टम को जिससे फॉलो किया जाता है दैट इज द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके अंदर ना ही हम इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स बट
एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखते हैं, ध्यान रखते हैं, नेचुरल एफिनिटीज को भी ध्यान रखते हैं, राइट। इनमें जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान दिया जाता है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, इंटरनल में जो जो चीज़ ध्यान दी जाती है दैट इज PUAE, राइट। P से फाइटोकेमिस्ट्री, U से वी हैव द अल्ट्रा स्ट्रक्चर, राइट, A से एनाटॉमी एंड E से एम्ब्रियोलॉजी। तो इसको याद करने का एक निमोनिक अच्छा है दैट इज PUAE, PUAE। आप इसे नोट्स बनाते हुए लिखते रहें, जैसे मैं आपको बताता हूँ आप अपने नोट्स में मेंशन करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसी क्लासिफिकेशन फॉर द फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे एनसीईआरटी ने प्रोवाइड कर दी है, साइंटिस्ट के नाम आ गए हैं। बेंथम और हुकर ने ये क्लासिफिकेशन को हमें प्रोवाइड किया था, राइट। फिर अब और भी क्लासिफिकेशन हमारे पास है, ये दो ही नहीं अब और भी हैं, दैट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। फाइलोजेनेटिक के बारे में भी हमने समझा था, यानी कुछ इवोल्यूशनरी से रिलेटेड। तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के ऊपर बेस्ड होता है, राइट। वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल है। दिस अज्यूम्स organisms belonging to the same taxa have common ancestry। अगर ऐसा ये इसके अकॉर्डिंग मान जाता था कि अगर दो ऑर्गेनिजम्स का टैक्सा सेम है, यानी उनकी कोई कैटेगरी समवॉट लाइक जीन्स या फिर स्पीशीज अगर उनकी सेम है, तो यस दे आर बिलोंगिंग टू द सेम एंसेस्टर। उनके जो एंसेस्टर होंगे पूर्वज वो कॉमन होंगे, राइट। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम many other sources to help resolve difficulties in classification. These become more important when there is no supporting fossil evidence। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन में भी आ जाती है, यानी अगर हमारे पास कोई फॉसिल एविडेंस ना हो सपोर्ट के लिए तब ये सिस्टम जो है ये काम में आता है, राइट। तो फाइलोजेनेटिक्स से आपको चार बातें याद आनी चाहिए। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपको आनी चाहिए, एनसीईआरटी कहती है एवोल्यूशन रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। दो ऑर्गेनिजम्स अगर सेम टेक्सा के अंदर है तो उनके अंदर कॉमन एंसेस्टर पाए जाते होंगे, और ये तब ज़्यादा काम में आता है जब आपके पास कोई सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस नहीं है। ये तीन बातें आपको याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के ऊपर। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के अंदर बात करें तो ये दूसरे टाइप की क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि इजीली कैरिड होती है बाय यूजिंग कंप्यूटर्स, राइट। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इससे चांसेस यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस होता है, उसी के अकॉर्डिंग बनता है। नंबर एंड कोड्स दिए जाते हैं हर एक ऑर्गेनिजम्स को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को नंबर और कोड दिया जाता है और डाटा को प्रोसेस किया जाता है। इसी के साथ हम लोग सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस दे पाते हैं, यानी सभी कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे पाते हैं, और एक ही टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा किस पे बेस्ड है, कंप्यूटर पे बेस्ड है सारा, राइट। इसीलिए हम लोग ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, सारी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं, इसमें एक नंबर या कोड देते हैं और इनको सारे जो कैरेक्टर्स हैं इनको इक्वल इंपॉर्टेंस मिलता है, और एट अ टाइम हम लोग हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं। और ये पूरा कैसा होता है, कंप्यूटराइज्ड होता है, ओके, कंप्यूटर के थ्रू देखा जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट दैट इज साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है? साइटोटैक्सोनॉमी बेसिकली बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, राइट। साइटो मीन्स, साइटो का मतलब ही होता है सेल, ठीक है, साइटो मतलब होता है सेल, यानी सेल के अंदर कोई साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन यानी सेल की इन्फॉर्मेशन दैट इज लाइक क्रोमोसोम नंबर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, इसके ऊपर बेस्ड होता है। केमोटैक्सोनॉमी, केमो मीन्स केमिकल, सो सिंपली द केमिकल constituents ऑफ द plants. To resolve the confusion are also used by taxonomists these days. Okay, taxonomists के द्वारा इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, right? तो ये हमने जनरल इन्फॉर्मेशन बात कर ली। प्लांट किंगडम की शुरुआत में हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में बात कर ली है, ओके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका पहला डिवीजन। प्लांट किंगडम को हमने देखा कि 5 डिविजन्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, जैसे कि यहाँ पर हमको बताया हुआ है। कौन कौन है वो? एल्गे, ब्रायोफाइटा, राइट, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। लोगों को इसको याद करने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि सभी किंगडम को एक ही पैटर्न में हमको स्टडी करना है। वो एक ही पैटर्न क्या है मैं आपको बताता हूँ। सभी किंगडम को मैंने पहले से हाईलाइट करके रखा हुआ है, और हाईलाइट मैंने किया है इन 4 चीज़ों के बेसिस पे, इन 4 चीज़ों के बेसिस पे मैंने पूरे किंगडम को हाईलाइट करके रखा हुआ है। आप इसको प्रॉपरली देख लीजिए, राइट। मैंने रेड हाइलाइटर यूज़ किया है हैबिटेट के लिए, ये ब्लू से मैंने स्ट्रक्चर डिनोट किया है, ग्रीन से मैंने रिप्रोडक्शन किया है, और पिंक से मैंने इंपॉर्टेंस की है। तो आप इन चारों को देखते हुए एक पेन कॉपी प्रॉपर लीजिए। मेरे को पूरी एक्सपेक्टेशन है कि आप इसके प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, एंड अगर आप यहीं से नोट्स बनाएंगे तो
आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको एक बर्डन नहीं रहेगा कि आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है, बिकॉज यू नो दैट आपके नोट्स इसी से ही कम्प्लीटली एक्सट्रैक्टेड हैं। तो सबसे अच्छा तरीका जो है नोट्स बनाने का वो यही रहता है, और नीट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एनी अदर मेडिकल एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाया जाता है, राइट। सभी के सभी हम किंगडम्स को इन्हीं के थ्रू पढ़ेंगे, और ऐसे पढ़ने में हमको सबसे ज़्यादा आसानी होगी, राइट। तो अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे किंगडम एल्गे, और एल्गे से पहले मेरे को पता होगा कि आपने सारे क्लासिफिकेशन लिख लिए होंगे, और जो मैंने हाईलाइट कर रखा है इन सब पॉइंट्स को भी आपने लिख लिया होगा। नाउ एल्गे पे चलते हैं। तो सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग हैबिटेट के बारे में। अगर एल्गी में मैं हैबिटेट के बारे में देखूं, राइट, तो एल्गी में हैबिटेट देखें तो मोस्टली क्या होता है, एक्वेटिक होता है। मोस्टली ये एक्वेटिक होता है। ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेगा, राइट, मराइन भी मिलेगा। एक्वेटिक होते हैं यानी फ्रेश में मिलता है और मराइन में मिलता है, ठीक है। इनके अदर हैबिटेट जो होते हैं दैट इज मॉइस्ट स्टोन, गीले पत्थर में मिलेगा, सॉइल्स में मिलता है, लकड़ी पे मिलता है, राइट। ये आपको फंजाई के एसोसिएशन के साथ मिल जाएगा, लाइकन जो कि हमने पिछले चैप्टर में जैसे बात कर ली थी पहले से ही। एनिमल्स के ऊपर भी आपको एल्गी मिलेगा, लाइक स्लॉथ बियर के ऊपर भी आपको एल्गी मिल जाएगा। ये बहुत ही धीरे चलने वाला एक ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर, इसलिए इसके ऊपर एल्गी जो है ग्रो कर जाता है, राइट। एंड इसकी मराइन जो फॉर्म में मैंने कहा फ्रेश और मराइन भी मिलता है। तो मराइन का एग्जांपल दे रखा है, मराइन का एग्जांपल दे रखा है क्या, केल्प्स। मराइन का एग्जांपल दे रखा है केल्प्स, राइट। यहाँ पर इसका हैबिटेट जो होता है वो खत्म होता है। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखें तो ये थैलस लाइक बॉडी होती है। थैलस मीन्स थैला की तरह इसकी बॉडी होती है, ना प्रॉपरली इसके रूट्स दिखेंगे, ना इसकी प्रॉपरली लीफ दिखेंगी, और ना ही प्रॉपरली इसका स्टेम दिखता है, इसलिए इसको थैलॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। और बाकी इसके अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो काफ़ी सिंपल इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। इसका साइज और फॉर्म जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल होती हैं, हाईली वेरिएबल होती हैं। ये आपको कॉलोनी में भी मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल वॉलवॉक्स, और फिलामेंट की फॉर्म में भी मिल जाता है, लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये पांचों किंगडम के अंदर जितने भी एग्जांपल्स हमको मिलेंगे वो एग्जांपल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन कैसे बन सकता है एग्जाम में, मेडिकल एंट्रेंस में ऐसे बन सकता है कि कोई भी किंगडम का आपको कैरेक्टर दे दिया जाएगा, और उस कैरेक्टर से आपको बताना होगा कि किस गिवन एग्जाम्पल का कैरेक्टर है। तो अगर आपको पता होगा कि एग्जाम्पल किस किंगडम को बिलोंग करता है तो आप इसे इजिली पता लगा सकेंगे, राइट। तो मैंने बताया हाईली वेरिएबल इसकी फॉर्म और साइज होती है, कॉलोनियल फॉर्म में मिलता है। वॉलवॉक्स इसका एग्जांपल है। फिलामेंटस देखेंगे तो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा की फॉर्म में मिलेगा। सिमिलरली इसके अंदर क्लोरोफिल मिलेगा। क्लोरोफिल अगर मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑटोट्रॉफिक भी होगा जरूर, राइट। बढ़ते हैं, अब हमारे पास स्ट्रक्चर भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ, राइट। इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। रिप्रोडक्शन को मैंने ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट किया ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। देखिए रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एल्गी जो है तीन तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। पहला तरीका इसका होता है वेजिटेटिव, दूसरा होता है असेक्सुअल, और तीसरा होता है सेक्सुअल मेथड्स। ये तीन तरीके से एल्गी जो है रिप्रोड्यूस करता है। आपने हेडिंग डाली होगी रिप्रोडक्शन, और पॉइंट वाइज लिखते जाइए। फर्स्ट इज वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, विद हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन ये रिप्रोड्यूस करता है। फ्रेगमेंटेशन यानी इसका एक पीस ये पीस में रहता है, राइट। यहाँ से ये ब्रेक कर जाएगा और इधर से ब्रेक कर जाएगा। ये जो पीस है अलग हो जाता है इंडिपेंडेंट, और ये बाद में ग्रो कर जाता है और एक नया एल्गी बना देता है, एक प्रॉपर नया एल्गी फॉर्म कर देता है। फर्दर ये फिर से फ्रेगमेंट हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये पीस फिर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा और ये फिर से एक नया एल्गी बना देगा। तो उसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल सा ही रूल है ये फ्रेगमेंटेशन का, जो कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू शो करता है। सेकंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका बाय द स्पोर्स होता है, और स्पोर्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एनसीईआरटी लिखती है जो मोस्ट कॉमन है वो जूओस्पोर है, ठीक है। और एक और स्पोर्स होते हैं दैट इज द ए प्लानोस्पोर्स। दो तरीके के स्पोर्स होते हैं, जूओस्पोर्स होते हैं मोटाइल, और ए प्लानोस्पोर्स जो होते हैं वो होते हैं नॉन मोटाइल। अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जिसका होता है वो जूओस्पोर्स के थ्रू ही होता है। जूओस्पोर्स यानी फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, और ये जो स्पोर्स हैं ये फिर से एक नए एल्गी में डेवलप कर जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि एल्गी बॉडी के अंदर स्पोर्स डेवलप हो रहे होते हैं, राइट। और ये स्पोर्स जब ये बस्ट करती है इनकी बॉडी तो स्पोर्स भी डेवलप करके ऐसे निकल जाते हैं, ठीक है। इन स्पोर्स के ऊपर क्या होता है, फ्लैजिला पाया जाता है। ये स्पोर्स फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो फ्लैजिला पाए जाते हैं, और कुछ स्पोर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लैजिला नहीं होते। ये
विदाउट फ्लैजेलेटेड होते हैं। तो ये वाले जो होते हैं मोटाइल होते हैं एम, और ये वाले नॉन मोटाइल होते हैं दैट इज एन एम, राइट। नॉन मोटाइल होता है तो इनको हम लोग जूओस्पोर्स कहते हैं जेड, और इनको ए प्लानोस्पोर्स कहा जाता है, राइट। तो ये स्पोर्स जो होते हैं ये फर्दर डेवलप कर देते हैं क्या, फर्दर ये ग्रो करके मेन बॉडी बना देते हैं, ऐसे ये सिस्टम काम करता है। तो ये हमारे पास अबाउट द एसेक्सुअल मीट था। अब हम बात करें सेक्सुअल मीट की, ये पूरी हम जनरल बातें कर रहे हैं, अभी इसके तीनों पार्ट में पढ़ेंगे, इसके भी फर्दर डिविजन्स होते हैं एल्गी के। एल्गी की जनरल बातें जो हैं यहीं से एक्सट्रैक्ट होंगी आपको सारी, ठीक है। आप इससे समझ लेंगे तो आपको तीनों आसानी से समझ आ जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट्स के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब वो दो गैमेट कैसे हो सकते हैं उसको समझने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं, राइट। देखिए, दो गैमेट अगर दोनों का साइज सेम होगा तो उनको मॉर्फोलॉजी जो सेम होगी तो उनको हम आइसोगैमस कहते हैं। आइसोगैमस मींस दे हैव द सेम मॉर्फोलॉजी, मतलब अगर दोनों गैमेट की मॉर्फोलॉजी सेम होगी तो उस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग आइसोगैमस रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर दोनों की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होगी तो उसे एनाइसोगैमस कहते हैं। दोनों की डिफरेंट होगी, अगर मेल जो होगा क्या होगा, अगर फीमेल जो होगी वो स्टैटिक होगी और मेल जो होगा क्या हो जाएगा, मोटाइल हो जाएगा। यानी ह्यूमंस में ऐसा होता है, स्पर्म मोटाइल होता है, फीमेल स्टैटिक होती है यानी नॉन मोटाइल होती है। उस केस में हम लोग oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। और आइसोगैमस में देखो, आइसोगैमस यानी दोनों साइज सिमिलर है, अगर दोनों ही मोटाइल होंगे, दोनों फ्लैजेलेटेड होंगे तो उसका एग्जांपल एनसीईआरटी देती है स्पाइरो वगैरह, और दोनों नॉन फ्लैजेलेटेड होंगे तो एनसीईआरटी एग्जांपल यूलोथ्रिक्स देती है। मैंने दो एग्जांपल और बता दिए हैं, क्लेडोफोरा एंड क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। आप इसे याद कर लेंगे टेबुलर फॉर्म में तो बेस्ट रहेगा। एनाइसोगैमस की एनसीईआरटी एग्जांपल यूट्रोरिना देती है, इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। यूट्रोरिना ये रहा, राइट। यूट्रोरिना एनाइसोगैमस यानी दोनों का जो साइज क्या है, डिसिमिलर है, दोनों गैमेट्स का साइज क्या है, डिसिमिलर है। और oogamous का एग्जांपल एनसीईआरटी वॉलबॉक्स और फ्यूकस देती है, यानी मेल जो है वो मोटाइल है और फीमेल जो है वो नॉन मोटाइल रहता है, राइट। तो हमने तीनों रिप्रोडक्शन की बात कर ली है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल में दो तरह के स्पोर्स, और सेक्सुअल में हमने तीन तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्टडी कर लिए हैं। बढ़ते हैं हम अपने इंपॉर्टेंस की तरफ। इंपॉर्टेंस से पहले हम लोग देख लेते हैं ये एल्गी की कुछ हैं डायग्राम्स, इनको याद करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, राइट। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ए दे रखा है ग्रीन एल्गी। मैं बता दूं आपको, एल्गी के भी तीन टाइप होते हैं, तीन डिफरेंट तरीके की एल्गी पाई जाती है। एल्गी की तीन क्लासिफिकेशन आप कह सकते हो, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये डायग्राम याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ओके, आएंगे डायग्राम की तरफ, पहले पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में। तो चौथी जो चीज़ हमारे पास आती है दैट इज अ इंपॉर्टेंस। तो एल्गी की इंपॉर्टेंस है, टोटल 7 इंपॉर्टेंस दे रखी है। पहली इंपॉर्टेंस एल्गी की है कि एल्गी जो है 50% यानी हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, 50% कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के ऊपर फिक्स करता है, ठीक है। ओके, सेकंड इसकी है कि ये वाटर के अंदर यानी इमीडिएट एनवायरनमेंट, जिस भी इन्वायरमेंट के अंदर ये रहते हैं एल्गी, चाहे पानी में रहते हो, लैंड पे रहते हो, उसके अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, वो भी बढ़ाता है। ओके भाई, ऑटोट्रॉपिक है, क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस करता होगा तो ऑक्सीजन रिलीज करता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है यानी खाना भी बनाता है, और एनर्जी कंपाउंड जो है वो भी प्रोड्यूस करेगा, सिंपल सी बात है। इनकी 70 स्पीशीज जो होती है मराइन एल्गी की, जो फोर्थ पॉइंट है, 70 स्पीशीज जो होती है एडिबल होती है, यानी उनको फूड की तरह यूज किया जा सकता है। और इसके एग्जांपल्स बहुत जरूरी हैं जो फूड की तरह यूज हो सकते हैं, पोरफायरा हो गया, लेमिनेरिया हो गया एंड द सरगैसम हो गया, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देखें फोर्थ पॉइंट है, सॉरी फिफ्थ पॉइंट है, ये आप नोट करते चलिएगा इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में अंदर। फिफ्थ है कि मराइन ब्राउन जो होती है, मराइन ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी जो होती है, इनके ऊपर बॉडी के ऊपर हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं। हाइड्रोकोलाइड्स यानी वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। अब ऐसा क्यों होता है, सपोज करिए एल्गी है जो कि किसी वाटर शोर पे रहती है, राइट। पानी का लेवल इस टाइम इतना है, ठीक है, वाटर शोर पे रहती है, इस टाइम रहती है, और ये किसी एक वॉल की तरफ, ये एक वॉल है, वॉल मीन्स आप समझ सकते हैं लैंड का एरिया है, इसकी तरफ ये एल्गी है, राइट। कुछ टाइम बाद वाटर का जो लेवल है वो गिर गया, वो नीचे आ गया, और वो इतना नीचे आ गया कि वो एल्गी के नीचे आ गया। लेकिन तब क्या होगा, एल्गी तो एक्वेटिक इन नेचर रहती है, ठीक है, तो ये तो मर जाएगी, लेकिन मरे ना, इसीलिए इसके बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं वाटर होल्डिंग कंपाउंड्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, जो कि वाटर लेवल गिरने के बाद भी इसके सरफेस पे वाटर को चिपकाए रखते हैं, राइट। आप समझ रहे हैं मेरी बात, वाटर को चिपकाए रखते हैं ताकि ये कभी भी डिहाइड्रेट ना हो, समझ रहे हैं। इसलिए इसके ऊपर वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं। मराइन के ऊपर जो ब्राउन एल्गी होते हैं, ब्राउन एल्गी के ऊपर एल्जिन पाया जाता है,
और जो रेड एल्गी होता है उसके ऊपर कैरेजिन नाम का वाटर होल्डिंग सब्सटेंस पाया जाता है, राइट। इनको कॉमर्शियल यूज भी किया जाता है इनका। अगार 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 जिनका यूज आइसक्रीम या फिर जेली बनाने के लिए किया जाता है, वो हम जेलेडियम और ग्रासिलेरिया से ऑब्टेन करते हैं। ये दोनों भी एल्गी के टाइप हैं, एल्गी के नाम है, ठीक है। 7th पॉइंट है कि क्लोरेला जो है एक एल्गी है। क्लोरेला क्लोरेला जो है एक यूनिसेलुलर एल्गी है, और ये यूनिसेलुलर एल्गी जो होता है रिच होती है इन प्रोटीन, प्रोटीन में काफ़ी रिच होती है, और फूड सप्लीमेंट इवन बाय द स्पेस ट्रेवलर्स, यानी जो स्पेस में जाते हैं उनके द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। एल्गी की बात करें तो एल्गी को 3 क्लास में डिवाइड किया गया, मैंने आपको बताया था अभी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। तो ग्रीन एल्गी को हम लोग साइंटिफिकली क्लोरोफिसिए कहते हैं, रेड एल्गी को हम लोग रोडोफिसिए कहते हैं, आर फॉर रेड, आर फॉर रोडोफिसिए, एंड ब्राउन को हम लोग फियोफिसिए कहते हैं, राइट। सो देखते हैं हम लोग अब आने वाले लेक्चर में इन तीनों एल्गी के बारे में। हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, और जनरल इंट्रोडक्शन के साथ हमने एक एल्गी के बारे में जितनी भी जनरल पॉइंट्स थे, ये चारों जनरल पॉइंट्स दैट आर द हैबिटेट, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड द इम्पोर्टेंस भी हमने स्टडी कर ली है। आने वाले लेक्चर में इसके तीनों पॉइंट्स के साथ डील करेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट डिवीजन के ऊपर, दैट इज ब्रायोफाइटा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, आपको अपने नोट्स अच्छे लग रहे हो जो आपने नोट किए हैं कॉपी के अंदर, आई एक्सपेक्ट, तो इस प्लीज वीडियो को प्लीज़ आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही लेक्चर्स आने वाले टाइम पे सबसे पहले मिलते रहें। बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियो की, मेरे लेक्चर्स की मिलती जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हेल्दी।